जीव विज्ञान के जो बेसिक कंसेप्ट है आज उसके बारे में बात होगी कि देखिए, जब जीव विज्ञान पढ़ने से पहले जीव विज्ञान के बारे में जानना जैसे बहुत अनिवार्य है। हम लोग अगर बात करते हैं जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान को शुरू करने से पहले पहली बात हम लोगों को सजीव के बारे में जानना होगा। सजीव क्या है, लिविंग। सजीव क्या है, क्योंकि रिलेशन जो है यानी कि संबंधता है जीव विज्ञान से, जो है सजीव से संबंधता है। तो सजीव को हम लोग जानते हैं कि सजीव क्या है, जीव तथा रासायनिक क्रियाओं का एक जटिल एवं, ये क्या है, सजीव क्या है, सजीव क्या है, जीव तथा रासायनिक क्रियाओं का एक जटिल एवं विशिष्ट संगठन है। संगठन, सबसे पहले बात होगी सजीव की। तो भाई सजीव क्या है, तो जीव तथा रासायनिक क्रियाओं का एक जटिल एवं विशिष्ट संगठन है। किस प्रकार से समझेंगे कि भाई जीव तथा रासायनिक क्रिया के बीच एक जटिल संगठन है। तो जानते हैं कि देखिए, जो जीव होता है, जीव में क्या होता है कि जीव क्या होते हैं, हम लोग उनको प्रीफर करते हैं कि कैसे किस बेस पे हम इनको जाएंगे, ये सजीव है। इसका जो डिफिनीसन होता है अभी, तो डिफिनीसन कोई मतलब कि अभी अप्रूवल डिफिनीशन नहीं है, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं कि ये सजीव है, इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे माना जा सकता है कि देखिए, सजीवों में क्या होती है कि कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ उनके कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होती हैं, जिनके द्वारा ये समझा जा सकता है कि ये क्या करते हैं कि इनमें जो है ये जीवित अवस्था में है। तो जैसे बताया जाता है कि देखिए, सजीवों में क्या होता है कि अगर बात किया जाए तो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, यानी वृद्धि और विकास करते हैं। उनमें कोशिकाओं का, सभी जानते हैं कि जो सजीव होता है अर्थात जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं वो किसके बने होते हैं, तो कोशिका के बने होते हैं। और यही कोशिका क्या होता है, बाद में ऊतकों का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी ऑर्गन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार समझा जा सकता है कि जीव तथा रासायनिक क्रिया जानते हैं कि जीव में क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं होती है। रासायनिक क्रियाओं का मतलब होता है जैसे कि बहुत तरह की क्रिया होती है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सिक्रीशन है। तमाम जो क्रिया होती है वही क्या है, एक विशिष्ट संगठन है। ये बात समझा जा सकता है कि जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का, जो जीव होते हैं उन जीवों में क्या होता है कि रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उनमें क्या होती है, केमिकल एक्टिविटियाँ होती हैं। केमिकल एक्टिविटियाँ मतलब जैसे डाइजेशन है, न्यूट्रिएशन में अगर बात करते हैं, न्यूट्रिएशन में डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। तो ये सारे के सारे क्या हैं कि यही जो चीज़ें हैं, ये क्या है कि इन दोनों के संगठन है, यानी कि यूनिटी है। अब बात किया जाता है कि देखिए, अगर सजीव की बात हो गई, भाई सजीव क्या है, सजीवों को हम लोग डिफाइन तो नहीं कर सकते, इनका डिफिनीशन तो नहीं होता, लेकिन हम लोग इनको देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो एक प्रकार से बात हो गई कि जीव तथा रासायनिक क्रियाओं का एक जटिल एवं क्या है, विशिष्ट संगठन है। अब दूसरी बात किया जाए जीव विज्ञान में कि भाई अब सजीव क्या है, सजीव की बात हो गई। अब जीव क्या है, ये जीवन क्या है, जीवन, लाइफ। तो लाइफ के बारे में हम बात करेंगे कि भाई जीवन क्या है। तो जीवन क्या है, जीवधारियों के पदार्थों में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या शक्ति है। जीवन क्या है, जीवधारियों में उत्पन्न होने वाली, ये क्या है, जीवधारियों में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की शक्ति या ऊर्जा है। तो जीव, अब बात किया जाता है कि भाई जीवन यानी जीव क्या है, जीवन क्या है। तो जीवधारियों में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की शक्ति या ऊर्जा है, जो क्या करता है, जीवधारियों को मोटिवेट करता है, जो क्या करता है, लोकोमोशन है, यानी कि सारी क्रियाओं को करने हेतु उनमें एनर्जेटिक जो सब्सटेंस होती है, जो ऊर्जा होती है, वही से हम समझ सकते हैं कि इसमें जीवन है, अर्थात ये
जीवित है। अब बात किया जाता है कि अब ये इन दोनों बातों को हमने समझा, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि सजीव सजीव क्या है, बायोलॉजी का एक अभिन्न अंग है, अर्थात सजीव और जीवन यही पे तो बेस है, अर्थात बायो मीन्स होता है लाइफ। अगर इसको हम ग्रीक वर्ड में क्या करेंगे, अगर डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे बताई जाएगी आगे कि देखिए बायोलॉजी अगर है, बायोलॉजी शब्द का उत्पादन कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। बायोलॉजी को अगर हम क्या करें, ये ग्रीक वर्ड का है, ये किसका, ग्रीक वर्ड से बना है। इसका मतलब बायो क्या कहते हैं, बायस कहते हैं भी। बायो को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, बायस मीन्स लाइफ होता है, बायस ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स मतलब होता है लाइफ। और लॉगी को हम लोग किसमें, लॉगस से, लॉगस यानी स्टडी। अगर बायोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं भाई, डिफाइन करते हैं तो देखो बायोलॉजी क्या है कि बायोलॉजी को हमने क्या किया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बायो बायो को अगर हम डिफाइन करते हैं, बायस मीन्स होता है ग्रीक वर्ड में लाइफ, और लॉगी को बोलते हैं लॉगस, यानी इसको जीवों के अध्ययन को हम लोग जानते हैं, ये क्या है कि जीवों का अध्ययन को ही, अर्थात जीवन की भी मतलब अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगर बायोलॉजी को बात किया जाए तो बायोलॉजी क्या है, विज्ञान साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इनमें समस्त जीवधारी होते हैं, अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं वो, और साथ ही साथ पादप भी, यानी कि जंतुओं तथा वनस्पतियों दोनों की अध्ययन ही किस बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ थोड़ा मैं कंसंट्रेट करना होगा, ध्यान देना होगी। देखिए बायोलॉजी किसे कोई मतलब कभी कभी क्या होता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में जो होते हैं, वनडे एग्जाम जो होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बेसिक, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है और एग्जामों में तो नहीं पूछे गए हैं अभी, मतलब कि तो इस तरह से बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड की एग्जाम में ये सब बेस नहीं पूछे जाते। तो लेकिन हम लोग बात करते हैं कि देखिए जो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित किसी ने किया, यानी कि गिवन द टर्म ऑफ बायोलॉजी, उनका नाम था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो उनका नाम था लेमार्क और ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1800 टू 1802 में क्या किया था, कि दिया था। अब बायोलॉजी को अगर बात किया जाए, बायोलॉजी साइंस को हम लोगों ने क्या किया था कि भाई प्राइमरी स्तर की जो एजुकेशन ले रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि विज्ञान था, यानी साइंस क्या था, ये सिस्टमेटिक नॉलेज थी, एक विशिष्ट ज्ञान थी। और इस विज्ञान को धीरे धीरे क्या किया गया भाई, और ज़्यादा क्या किया कि डिराइव करते किया गया, और उसमें क्या हुआ कि बायोलॉजी खुद ब खुद एक क्या हो गई कि साइंस बन गई, विज्ञान बन गई, जीव विज्ञान। जिसे जीव विज्ञान के बारे में हम बात करते हैं, देखिए तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, वो कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी जिसे कहा जाता है, उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु का भी नाम लिख लेते हैं, अरस्तु। ये कौन थे, जीव विज्ञान के पिता, जीव अरस्तु। 382 384 से 322 BC, मतलब बिफोर सेंचुरी। यानी अरस्तु क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अरस्तु 384 टू 300
22 बिफोर सेंचुरी, इनको फादर ऑफ बायो कहा जाता है। इनकी एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया, इनकी सर्वप्रथम यही बुक थी। सर्वप्रथम इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखा था। इसमें इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। तो एक बार फिर से कि बायोलॉजी के बारे में बात किया तो बायोलॉजी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। इसके अंतर्गत क्या होता है? सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। सभी जीवधारियों का मतलब होता है इसमें जंतु तथा पादप दोनों क्या होते हैं? इनरोल होते हैं। अगर बायोलॉजी को हम क्या करते हैं, ग्रीक वर्ड में क्या करते हैं, अगर इसको सेपरेट करते हैं तो उसमें बायो मीन्स होता है बायो मीन्स होता है बायस मीन्स ग्रीक वर्ड में लाइफ होता है। लॉगस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि जो भी मतलब जीवधारियों का अध्ययन, अर्थात जीवों के बारे में अध्ययन ही क्या है? जीवों का मतलब होता है प्लांट और एनिमल दोनों इसमें इंक्लूड है। अब बात किया जाता है कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन, ये प्रश्न जो है आपको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि ये जानते हैं कि जीव विज्ञान के जो फादर होते हैं वही क्या होता है कि सर्वप्रथम इसको प्रतिपादित भी किया होगा, अर्थात अरस्तु ही ने क्या किया होगा कि गिव द टर्म ऑफ बायोलॉजी भी दिया होगा। लेकिन नहीं, सबसे पहले किसने दिया था गिव द टर्म ऑफ बायोलॉजी? लैमार्क और ट्रेविनस ने 1802 में क्या किया था, किसे प्रतिपादित किया था। अब उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी की बात यदि किया जाता है तो क्या है? अरस्तु है। अरस्तु क्या थे? 384 to 322 बिफोर सेंचुरी, ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। और इन्होंने एक बुक लिखा है। इस बुक में इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम है बुक का। किताब लिखी थी, पहली किताब जो इनकी थी वो थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। और इसमें उन्होंने क्या किया था? 500 जंतुओं के अध्ययन किया था, उनकी व्यवहार के, स्वभाव के तथा उनमें जो है सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन किया। अब बात करते हैं कि देखिए बायो के जो ब्रांच होते हैं, बायोलॉजी के जो ब्रांच होते हैं उनके बारे में अध्ययन होगा। होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि जूलॉजी और बॉटनी क्या है, किसी यानी बायोलॉजी की शाखा है। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम बात करेंगे, बॉटनी के अंतर्गत बात करेंगे। बॉटनी और जूलॉजी है क्या? तो भाई क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है। बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं अर्थात शाखाएं हैं। अब जीव विज्ञान की अगर हम बात करें, ये भी क्या है कि ग्रीक वर्ड से ही लिया गया। अर्थात बात किया जाए कि जूलॉजी भी क्या है कि ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। अर्थात अगर ग्रीक वर्ड में इसको हम क्या करते हैं, ग्रीक वर्ड का जून क्या है शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एनिमल होता है, यानी जंतुओं। अगर बात किया जाए कि बायोलॉजी की जो शाखाएं होती हैं जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी भी क्या है कि ग्रीक वर्ड से ही लिया गया। ये बात पूछा जा चुका है कि बायोलॉजी यानी जूलॉजी किस शब्द से लिया गया है या किस भाषा से लिया गया है। तो किस मतलब कि ये आपका क्या है कि शब्द है, ये क्या है? भाषा है। ग्रीक भाषा के जून शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है एन एनिमल, यानी जंतु। एनिमल से क्या हो? जंतुओं के बारे में। इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि देखिए जो जूलॉजी होती है, जो बायोलॉजी जीव विज्ञान की जो शाखा क्या नाम है? जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर बात किया जाए कि भाई जूलॉजी के कौन फादर है, तो जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु ही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अरस्तु। ठीक, दो जगह अरस्तु का नाम आया, एक बायोलॉजी के फादर है, दूसरी बार जूलॉजी के भी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, दोनों के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु, इसको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी भी क्या है? वही सब लिया गया है, ग्रीकी भाषा से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? बोटेनी को अगर हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो यहाँ जून मतलब ये जैसे बताया गया, जू मीन्स होता है जून मीन्स एन एनिमल, और लॉगी मीन्स होता है स्टडी। अगर इसको हम क्या करेंगे तो यहाँ स्टडी हो जाएगी, यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन को ही क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। वैसे बॉटनी को भी हम लोग क्या करते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको हम क्या करते हैं कि अगर डिफाइन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा बोटेनी। बोटेनी का मतलब होता है कि हर्ब और प्लांट। झाड़ी, हरम मीन्स झाड़ी होता है, या प्लांट मीन्स पौधा। ठीक,
पौधों अगर बात किया जा रहा है बॉटनी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसका मतलब क्या है कि बोटेनी मीन्स होता है हरा भरा या प्लांट, प्लांट्स मीन्स होता है पौधा, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, मतलब भाई वनस्पति विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका, पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। और दूसरी बात, अगर एक बात और है कि अगर इसमें ये पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, बॉटनी की उत्पत्ति जो थी बास्किन नामक शब्द से हुई थी। इसकी उत्पत्ति ओरिजिन की बात किया जाए कि भाई बॉटनी की जो ओरिजिन थी, उत्पत्ति थी, वो किससे हुई थी, तो बास्किन से हुई थी। बास्किन के नाम आता है बास्किन, अर्थात बास्किन मीन्स होता है बास्किन मीन्स होता है चरना, चरना इसका अर्थ होता है चरना। ठीक, बॉटनी में हम लोग बात करते हैं तो बॉटनी को बताया गया कि ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम मतलब ग्रीक भाषा है, जिसका बोटेनी, बोटेनी मीन्स होता है हरब या एनिमल, प्लांट्स होता है, हरब या प्लांट्स होता है, यानी पौधे के बारे में अध्ययन को ही बॉटनी कहा जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, केवल पौधे का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि भाई बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बास्किन नामक शब्द से हुई थी, ये भी ग्रीक वर्ड है, और ये क्या है कि जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग यानी चरना। अब बात किया जाता है कि फादर ऑफ बॉटनी जो है, यानी कि पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है, थियोफ्रेस्टस। ठीक, यानी जो थियोफ्रेस्टस है वो क्या है कि फादर ऑफ बॉटनी है। ठीक, इन्होंने भी क्या किया कि एक पुस्तक लिखी है, इनके किताब का नाम क्या है, तो हम उसकी बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, इसको आपको ध्यान देना है कि जेनेरा प्लांटेरम इनकी किताब है। पहली किताब का नाम था जेनेरा प्लांटेरम, जैसे अरस्तु का था क्या, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें इस किताब में इन्होंने क्या किया है कि 500 करीब 500 पौधों के बारे में क्या किया कि अध्ययन किया है, 500 पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, विस्तृत अध्ययन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या है, बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत बायोलॉजी की जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट हमने क्या किया था, सबसे पहले लिविंग की बात हुई, लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लिविंग क्या है, सजीव क्या है, दूसरी बात लाइफ क्या है, जीवन क्या है, तीसरी बात हुआ कि देखिए बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी के बारे में बात हुई कि बायोलॉजी क्या है कि साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जीव क्या करते हैं, समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। बताया गया बायोलॉजी की जो ब्रांच होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में बताया गया कि ये देखिए जूलॉजी ग्रीक वर्ड के से लिया गया जिसका मतलब होता है एनिमल, अर्थात पशुओं के बारे में अध्ययन करना है, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या है कि आपका जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं, अरिस्टोटिल, अरस्तु हैं। उन्होंने क्या किया कि इन्हें ही फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। बॉटनी की जो ग्रीक वर्ड से ही लिया गया जिसका नाम बोटेनी होता है, इसका अर्थ होता है हर्ब या प्लांट्स, हर्ब्स या प्लांट्स, हर्ब्स एंड प्लांट्स। कहने का मतलब ये है कि जंतुओं के पौधों के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, वनस्पति विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति बास्किन नामक शब्द से हुआ जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग यानी चरना। चरने का मतलब होता है कि कौन जिसे चरा जाता है, यानी पौधे को, प्लांट्स के बारे में। अर्थात अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस 370 to 387 बिफोर सेंचुरी। अब इनकी जो बुक है, किताब का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम इन्होंने 500 से अधिक पौधों को क्या किया है कि अध्ययन किया है। हमने जो बात किया बेसिक कंसेप्ट बायोलॉजी के, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि अभी तक भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हुई, दूसरी बात क्या था कि लाइफ के बारे में बात हुई, तीसरी बात बायो के बारे में बात हुई, बायोलॉजी क्या है। अब बात करते हैं कि देखिए हम लोग ये
विज्ञान यानी जीव विज्ञान की बायोलॉजी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आने वाली जो चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे टॉपिक में अगर बात किया जाए साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान है। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत सबसे देखिए हर जगह, हर चैप्टर में, हर जगह ये क्या होता है कि पूछा जाए, कोशिका शब्द आ ही जाता है कि कोशिका कोशिका कोशिका। जैसे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में अगर पहले अध्याय की बात करें, क्या नाम है कि 12th के, तो उसमें भी क्या है कि कोशिका का विभाजन होता है, माइटोसिस या मियोसिस जो डिवीजन होते हैं, अर्थात समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है। तो उसमें क्या होता है कि हर जगह देखा जा सकता है कि कोशिका कोशिका क्या है, अभिन्न अंग है। अर्थात माना जा सकता है कि जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा अगर किसी का स्कोप है तो उसका नाम है साइटोलॉजी या जीव विज्ञान। अब सेल की बात करते हैं, सॉरी सेल, कोशिका। अब कोशिका के बारे में बात कर लिया जाए कि भाई कोशिका क्या है। देखिए कोशिका को हम लोग ऐसे समझते हैं कि देखिए जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, अर्थात तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, यानी जीवित की अवस्था में होनी चाहिए, सजीव होना चाहिए। सजीव क्या होता है कि सजीव की जो आर्गन होती है, जो बॉडी आर्गन होती है, जो शारीरिक संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो कोशिका की बनी होती है। यानी कि अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं के द्वारा सारी की सारी क्या है कि जीवों की निर्माण हुआ है। अर्थात कोशिका क्या है, सभी जीवों में सभी जीवों में सभी जीवों में क्या होता है कि ये संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अगर कोशिका की बात किया जाता है तो कोशिका क्या है, सभी जीवों में क्या है कि एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं कोशिका। कोशिका कोशिका को अगर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तो कोशिका क्या है, समस्त जीवधारियों समस्त जीवधारियों की समस्त जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई है यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, या तो यह लिखा जा सकता है शरीर की सबसे छोटी, या तो इसे लिखा, या तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, शरीर की सबसे छोटी, सभी जीवों में, सभी जीवों शरीर की सबसे छोटी छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ऐसे समझा जाए, बहुत बड़ा नहीं। तो शरीर में सभी जीवों के, यानी जितनी भी जीव हैं सभी के शरीर की सबसे छोटी क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो क्या है बॉडी है तो इसके बारे में बात किया जाए कि भाई संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्या है। तो देखिए संरचनात्मक मीन्स होता है संरचना को प्रदान करने वाला, यानी ये क्या करता है, कोशिका क्या करता है, किसी जीव की संरचना को तैयार करता है, बनाने का काम करता है कि उसकी जो संरचना होती है, जो आकार और आकृति होती है, वो कौन, उसका सारा का सारा उत्तरदायित्व कोशिका के। और ये शरीर में सबसे छोटी, अर्थात पूछा जा सकता है कि भाई शरीर में सबसे छोटी चीज, यानी सबसे छोटी जो चीज है वो कौन सी है, कोशिका है। अर्थात इससे सूक्ष्म जीव, इससे सूक्ष्म कोई चीज नहीं होती शरीर में। यानी ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बॉडी, अर्थात शरीर की संरचना स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरी बात क्रियात्मक, क्रियात्मक मीन्स होता है फंक्शन, फंक्शन मीन्स होता है कार्य करना। ये क्या करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात ये क्या करता है, बार बार डिवीजन होकर आर्गन, यानी कि ये क्या करता है, क्रिया क्रिया को करने का काम करता है, कार्य करता रहता है। अब बात करते हैं कि भाई कोशिका क्या है, सभी शरीर सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब कोशिका में देखिए दो तीन बात और है। पहली बात तो ये है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी से हमें ध्यान देना है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। पहली बात, कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के बारे में अध्ययन को साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान कहते हैं। एक कोशिका का है डायग्राम भी देखा जा सकता है। मान लीजिए कोई कोशिका है, मध्य में इसके क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल
मेम्ब्रेन, अभी इसके बारे में बात होगी। वैसे 11th में एक चैप्टर ये है कोशिका, और इसके अंदर क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर एक और पार्ट होता है, ये क्या होता है, बहुत सारे क्या है कोशिकांगों से घिरी होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन होगा सेल वॉल। बहुत सारी संरचनाएं ऐसी होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे होते हैं। अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए बताया जा रहा है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, अर्थात कोशिका विज्ञान कहते हैं। दूसरी बात कहा गया कि देखिए अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था, ये बात पूछा जा चुका है कि भाई कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, कोशिका की खोज किसने किया, हु डिस्कवर द सेल। तो उसका नाम इसमें नाम आता है रॉबर्ट हुक का, रॉबर्ट हुक। और एक चीज है कि रॉबर्ट हुक जो है, एक रॉबर्ट ब्राउन का भी नाम आता है, जिन्होंने क्या किया था, ये खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक यानी कि 1665, बात 1665 की है, बात 1665 की है। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका को देखा था। कहाँ पे देखा था, पहली बात इन्होंने कैसी कोशिका देखी थी, इसके बारे में बात हो जाए। इन्होंने मृत कोशिका देखी थी। कैसी देखी थी, नॉन लिविंग। ये बात भी ध्यान देना है कि जो रॉबर्ट हुक थे, मतलब रॉबर्ट हुक 1665 थे, इन्होंने मृत कोशिका नॉन लिविंग सेल देखा था। और किसमें देखा था, कार्क में, जो मधुमक्खी के छत्ते का आकार होता है। इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका, लेकिन इनसे इनके तुरंत बाद 1674 में, इनके कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, इनके ठीक रॉबर्ट हुक के 9 वर्ष बाद एक नाम और आता है, जिनका नाम है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, इनका भी नाम ध्यान देना है, लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने क्या किया था, 1674 में क्या किया था, जीवित कोशिका देखा था। जीवित कोशिका देखा था। कहाँ देखा था, जीवाणु में। तो बात यह है कि देखिए 3 बात ध्यान में देना है कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, इकाई होती है कोशिका। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, मृत कोशिका का पता लगाया था। इन्होंने क्या किया था, मृत कोशिका यानी मरे हुए कोशिका को कार्क में देखा था, अर्थात मधुमक्खी के छत्ते का आकार का था। तो दूसरी बात इनके क्या है कि 9 साल बाद यानी 1674 में जीवित कोशिका का पता सबसे पहले किसने किया था, तो लीवेनहॉक का। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो बातें हुई अभी इसमें देखिए 1-2 चीज़ें और है, बेसिक कंसेप्ट है, छोटा सा हम बता रहे हैं कि इसमें एक चीज़ और है कि देखिए समस्या एक समय आ चुकी थी। समस्या ये आ चुकी थी कि देखिए सभी लोग क्या किए थे कि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आता है, स्लाइड एंड स्वान जैसे कोशिका सिद्धांत देने वाले का, कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत जो सेल थियरी था, इसको जो प्रतिपादित किए थे 1839 में, 1889 में स्लाइडन और स्वान ने, स्लाइडन और स्वान नाम था वैज्ञानिक का, ठीक। एक बोटेनिस्ट थे, एक कौन थे, जूलॉजिस्ट थे, अर्थात एक जंतु वैज्ञानिक थे और दूसरा क्या था, वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया कि देखिए स्वान का नाम आता है, 1839 की बात है। स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था कि कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थियरी दिया था। सेल थियरी के अंतर्गत क्या था, ये बात कर लेते हैं भाई। सेल थियरी को मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर अंडरलाइन किया, हेडलाइन किया है, तो यहाँ पर स्लाइडन और स्वान क्या थे कि एक जूलॉजिस्ट तथा दूसरे क्या नाम था, बोटेनिस्ट वैज्ञानिक थे। एक क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे और दूसरे क्या थे, जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था कि भाई स्लाइडन ने क्या किया कि वनस्पतियों पर अध्ययन करते हुए इन्होंने बताया कि समस्त वनस्पति यानी सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, कोशिका तथा कोशिका उत्पादों के बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत मतलब होता है, सेल थियरी का मतलब होता है, स्लाइडन और स्वान ने यही बात बताया था कि देखिए सभी क्या होते हैं, पादप क्या होते हैं, कोशिका तथा कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि ये स्वान ने भी क्या किया कि यही बात बताया कि सभी जंतु क्या होते हैं, कोशिका और कोशिका उत्पादों के बने होते हैं। तो ये बात इन्होंने बताया। लेकिन अब बात ये होती है कि भाई एक इसमें समस्या ये आ चुकी थी कि भाई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। बात पूछा गया कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन ऑफ सेल कैसे होता है। तो रॉबर्ट हुक, स्लाइडन स्वान
और सारे लोगों ने क्या किया कि भाई सोचा कि यार सही बात बताइए कैसे होता होगा, तो वो लोग क्या किए कि इस बात को नहीं बता पाए। अर्थात ये बात भी कहा जा सकता है कि जो रॉबर्ट हुक थे इन्हें इन्हें क्या था कि कोशिका सिद्धांत के बारे में सॉरी इन्होंने क्या किया था कि जो कोशिका की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बता पाया। तो बाद में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रोडाल्फ विर्चो। रोडाल्फ विर्चो का भी नाम हम लोग ध्यान देंगे, रोडाल्फ विर्चो। विर्चो इनको ध्यान देना है कि रोडाल्फ विर्चो क्या किए, जो समस्या खड़ी हो गई कि भाई ओरिजिन ऑफ सेल कैसे होता है, जीव मतलब कोशिका की उत्पत्ति को कैसी होती है, तो 1885 में था, 1855 की बात है। इन्होंने बताया था, इन्होंने रोडाल्फ विर्चो ने बताया कि शरीर में स्थित पूर्व कोशिकाओं के विभाजन से क्या होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने क्या किया था, कोशिका उत्पत्ति के बारे में बताया था, कोशिका की उत्पत्ति। कोशिका की उत्पत्ति के बारे में यदि किसी कोई साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रोडाल्फ विर्चो। रोडाल्फ विर्चो ने यह बात बताई कि शरीर में स्थित पूर्व कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाओं की क्या होती है कि उत्पत्ति होती है, यानी कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। अब बात हो रही है कि देखिए कि अब हम इधर बात करते हैं कि देखिए जो कोशिका होता है, कोशिका सबसे सूक्ष्म अर्थात सबसे छोटी। और एक चीज़ था कि भाई 1865 में क्या था कि माइक्रोस्कोप जो थी, यानी सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा जा सकता है, बहुत छोटा होता है। तो उस समय माइक्रोस्कोप क्या हुआ था कि ऑलरेडी बन नहीं पाया, यानी कि उस समय इतना विकसित नहीं हो पाया था, तो इसलिए क्या था उस समय इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल की बात थी। अब हम बात करते हैं, देखिए कोशिका है और कोशिका और कोशिकांग, कोशिका जिस से बनी होती है, यानी कोशिकांगों के समूह को भी कोशिका कहा जाता है, ये नहीं है। कोशिकांगों के समूह को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिकांग देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस है, सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये सारे के सारे कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर जितनी क्या है चीज़ें हैं, सभी को हम कोशिकांग कहते हैं, यानी कि सभी जो है यही सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग है। अब बात करते हैं कि देखिए ये क्या था कि मतलब कोशिका की बात हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, एक तारक का लाइसोसोम है और दूसरा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर जो होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और आत्मघाती थैली जो होता है, सुसाइडल बैग जो होता है, वो लाइसोसोम होता है। इस बात को भी हमें ध्यान देना है क्योंकि ये बातें पूछी जा चुकी हैं कि कोशिका की मतलब कि किस कोशिकाओं को क्या है कि पावर हाउस ऑफ सेल कहता है, कहा जाता है, यानी कि कोशिका का जो क्या होता है ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो हम लोग लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें। अब हम बात करते हैं, देखिए जो जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान के बारे में कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हमें और मतलब जानना होगा। तो हम लोग कुछ वैज्ञानिकों के नाम से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं। और स्कोप क्या है, यानी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए जो विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, तो इनको हम लोग किस हिसाब से क्या करते हैं कि कौन कौन सी शाखा होती हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि देखिए जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मार्फोलॉजी की, मार्फोलॉजी, एनाटमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, अभी इतना ही, आगे अभी फिर बताएगा जब स्पेस नहीं है। देखिए जो ब्रांचेज ऑफ या स्कोप ऑफ क्या है, स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की बात किया जाए कि भाई जो जीव विज्ञान के क्षेत्र है उनका जो क्या है शाखा है, उनके बारे में यदि बात किया जाए कि देखिए हम लोगों ने क्या किया कि मार्फोलॉजी लिख दिया है, उसके बाद एनाटमी लिख दिया है। तो मार्फी माने होता है फॉर्म, इधर अगर करते हैं मॉर्फी मीन होता है फॉर्म, और लॉगस मीन्स होता है स्थिति। ये भी क्या है आपकी शाखा है, यानी बायोलॉजी की एक शाखा है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो अगर हम इसको बाह्य शारीरिकी का अध्ययन करते हैं, इसको लिखा हिंदी में बाह्य शारीरिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं
बाह्य शारीरिकी। लिखा है मॉर्फी, मॉर्फी मीन्स होता है क्या, फॉर्म, और लॉगस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि किसके बारे में अध्ययन करना है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि देखिए क्या होता है, ये इसके अंतर्गत जंतुओं तो एवं पौधों के, इसके अंतर्गत जंतुओं एवं पौधों को, पौधे के बाह्य शारीरिकी का अध्ययन किया जाता है। यानी मॉर्फोलॉजी क्या है, ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, यानी कि जीव विज्ञान का एक क्या है, शाखा है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जंतुओं तथा पाचकों के बाह्य शारीरिकी का अध्ययन करते हैं। यानी कि यहाँ लिखा है मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य शारीरिकी का क्या करना है, या आकृति विज्ञान भी से कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आकृति विज्ञान भी कहते हैं, आकृति विज्ञान। पहली बात शाखाओं के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी की बात किया कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ये पादपों तथा क्या होता है कि जंतुओं के बाह्य संरचना या बाह्य शारीरिकी का अध्ययन करना ही क्या है मॉर्फोलॉजी। अब एनाटॉमी की बात होता है, भाई एनाटॉमी क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे ही क्या, जैसे क्या था कि मॉर्फोलॉजी था, वैसे ही क्या है एनाटॉमी है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एना मीन्स होता है एज अंडर, इसको भी हम क्या करते हैं डिराइव करते हैं, एना मीन होता है एन अंडर, एन अंडर, एन अंडर मीन्स होता है क्या, आंतरिक है, आंतरिक यानी कि आंतरिक शारीरिकी, लिख देते हैं आंतरिक। इसके अंतर्गत हमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग एनाटॉमी को क्या लिखते हैं, शारीरिकी बोलते हैं, शारीरिक, यानी कि जंतुओं तथा पादपों के आंतरिक शरीर की संरचना को अध्ययन करना ही क्या है कि आपका एन अंडर है, एन अंडर। ठीक, पहली बात तो क्या हो गया मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है, मॉर्फी मीन्स होता है क्या, फॉर्म, फॉर्म मीन्स बाहर, आउट ऑफ, आउटर, तो आउटर के बारे में पढ़ना, यानी कि बाह्य शारीरिकी का अध्ययन ही क्या है कि आपका आकृति विज्ञान है। दूसरी बात शारीरिकी, शारीरिकी का मतलब होता है, यानी एना मीन्स होता है एज अंडर, एंड एज अंडर मीन्स होता है आंतरिक या आंतरिक आकार की। अब बात करते हैं साइटोलॉजी की। भाई साइटोलॉजी क्या है, तो साइटो मीन्स बताया गया अभी, इसके पहले हम लोग ने साइटोलॉजी के बारे में बात किया कि साइटोलॉजी क्या है, कोशिका विज्ञान है। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान, यानी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, कोशिका विज्ञान है। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि रॉबर्ट हुक 1665 में, तो इसके बारे में अध्ययन करना, ये सब ब्रांचेज हैं। अब हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स औतिकी विज्ञान होता है, औतिकी विज्ञान, औतिकी में से ऊतक समझा जा सकता है, या इसको हम बोल देते हैं ऊतक, ऊतकों के अध्ययन को, ऊतकों के अध्ययन को ऊतक। ठीक, ऊतकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं कि हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब ये बात किया जाता है कि भाई हिस्टोलॉजी क्या है, यानी अध्ययन, स्टडी ऑफ जो क्या नाम है टिश्यूज है, यानी कोशिका, ऊतकों के अध्ययन को। तो ऊतक क्या है, देखिए ऊतक क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि देखिए ऊतक क्या है, कोशिकाओं का ही समूह है। यानी कोशिका क्या करती हैं कि जब आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद क्या होती है कि जैसे जैसे क्या होता है, कोशिकाओं का समूह आपस में जुड़ते हैं, तो उन्हीं समूहों या उन्हीं संरचनाओं को हम क्या कहते हैं कि कह देते हैं यही ऊतक है, और ऊतकों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब तीसरा है कैरियोलॉजी, इसी में लिख देते हैं कैरियोलॉजी। अब इधर कैरियोलॉजी, तो कैरियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं, केंद्रक विज्ञान या केंद्रक विज्ञान। देखिए जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये की बात होती है, भाई कोशिका की बात होगी, तो कोशिका को बेसिकली क्या होता है कि दो में डिवाइड किया जाता है, क्या होता है यूकैरियोट होता है, दूसरा प्रोकैरियोट होता है। वहाँ पर हम लोग यूकैरियोटिक को बोलते हैं कि देखिए जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक यहाँ पर हम लोग और समझ सकते हैं कि जब क्या है कि सेल के बारे में होता है। साइटोलॉजी की बात करते हैं। साइटोलॉजी में सबसे पहले बताया जाता है कि ये दो में डिवाइड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और दूसरा कैसा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हमने बताया कि प्रो को में हम क्या करें, अलग अलग नियत करते हैं। तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, ये तो कैरियोटिक को हम बोलते हैं कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक की बात होती है, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अर्थात इसमें ये बात किया जाता है कि जो कोशिका को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं ऐसे, यानी कि
प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अर्थात केंद्रक विहीन होता है। प्रिमिटिव मीन्स होता है क्या है कि प्रिमिटिव को अर्ध अर्ध माना जा सकता है या सेमी डेवलप माना जा सकता है, अर्ध विकसित इसको कहा जाता है। तो जो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जो केंद्रक होता है, अर्थात जीवों में जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता या तो अनुपस्थित होता है। तो ऐसे कैरियन को हमने क्या किया, केंद्रक बोला। कैरियन मीन्स होता है केंद्रक। तो यहाँ पे कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी मीन्स होता है केंद्रक विज्ञान, अर्थात जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर जो केंद्रक होती है उसके बारे में हम क्या करते हैं कि अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्रक की रचनाओं एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक की रचनाओं तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अब अगर बात किया जाए बहुत सारे, तो उसमें यह इकोलॉजी की बात, टैक्सोनॉमी पहली बात करते हैं। टैक्सोनॉमी यानी टैक्सोनॉमी को 11th का पहला ही चैप्टर है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी मीन्स होता है वर्गीकी, वर्गीकी। अब वर्गीकी के बारे में हम जानते हैं कि वर्गीकी क्या है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 11th का फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत हमने बताया कि कैरोलस लिनियस थे 1775 में, 1735 की बात है। तो उस समय बताया गया कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जीवधारियों को एक व्यवस्थित रूप से क्या है कि अलग अलग वर्गों में या समूहों में बांट देना ही या रख देना ही क्या है कि वर्गीकरण है, टैक्सोनॉमी है। इसको भी क्या करते हैं हम लोग अलग करते हैं, टैक्सिस। टैक्सिस मीन्स होता है अरेंज, अरेंज एड वाला अरेंजमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक। टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट अगर बात किया जाए, और नोमस मीन्स होता है लॉ। नोमी को हम बोलते हैं नोमस, नोमस, नोमस मीन्स होता है लॉ, ठीक। यानी वर्गीकरण के अंतर्गत क्या है कि एक नियम के अंतर्गत सभी को व्यवस्थित रूप से रख देना ही क्या है, टैक्सोनॉमी है। कैरोलस लिनियस इनके अंत थे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। अगर बात किया जाए तो उसमें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को हम बोलते हैं कैरोलस लिनियस को। अब बात किया जाए कि अब आगे तो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, बहुत सारे हैं। तो इसके बारे में बदला और बहुत सारे हैं। अगर एम्ब्रियोलॉजी है, अभी पहले इकोलॉजी है, उसके बाद अभी क्या है कि इकोलॉजी है, बहुत सारे हैं। तो अर्थात ये क्या है कि ब्रांचेज ऑफ क्या है, बायोलॉजी के हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्गीकरण को बताया कि टैक्सोनॉमी है। अभी उसके बाद भी कहेंगे तो डाइजेशन वगैरह जो है। तो ये सारी चीज़ क्या है, अरेंजमेंट नॉमस में सलाह होता है। अगर बात किया जाए तो टैक्सोनॉमी क्या है कि 11th का पहला ही चैप्टर है। इसके अंदर व्यवस्थित रूप से जंतुओं तथा पादपों को क्या है कि रखना होता है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव विज्ञान में अहम भूमिका है, जिन्होंने कार्य किया है, उनके बारे में अध्ययन करें थोड़ा बात। भाई जूलॉजी के क्या नाम है कि स्कोप एंड उसके जो क्या है जो मतलब कि जो भी ये थी। तो अब बात करेंगे हम लोग कि कुछ ऐसे जीव विज्ञान की कुछ ऐसी शाखाएं जो पादपों से संबंधित हैं, तो उनके बारे में अध्ययन होगा कि जीव विज्ञान की कुछ ऐसी शाखाएं जिनके अंतर्गत मतलब पादप यानी कि पेड़ पौधे आते हैं, जैसे उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं कि जीव विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं जो केवल पादपों से संबंधित है, जैसे हम लोग बात करते हैं एंथोलॉजी। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि भाई कि ऑन्थोलॉजी का अध्ययन है। आपको चार क्या करेगा कि उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे और चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है, एक प्रीफर करना होता है। तो उसमें से जैसे दे दिया कि भाई एंथोलॉजी के है, उसके बाद दे दिया कि सब्जियों का अध्ययन, वनों का अध्ययन, पुष्प प्रदान करने वाले या सजावटी पौधों का अध्ययन, या पूछ लिया पुष्पों के प्रकार का अध्ययन। तो हम लोग क्या करेंगे, विशिष्ट प्रकार के जो पुष्पों का अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। यानी एंथोलॉजी क्या है कि जीव विज्ञान का एक शाखा के है जो भाई क्या है कि वनस्पति है। तो यानी कि ये है स्टडी, यानी कि जो अध्ययन के अंतर्गत होता है, जैसे ऑन्थोलॉजी है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पुष्पों के अध्ययन किया जाता है। पुष्पों के प्रकार होते हैं, उनके अध्ययन को कहा जाता है, पुष्पों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, स्पर्म मीन्स हम लोग जानते हैं वैसे भी बीज होता है। तो यहाँ बताया गया बीजों के अध्ययन या प्रकार के बारे में, बीजों के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, स्पर्मोलॉजी। अब देखिए तीसरा है ओलेरी कल्चर। ये बात पूछा जा चुका है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो तरकारियों का या सब्जियों का अध्ययन किया जाता है।
अब सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या, तो वनों के अध्ययन किया जाता है। जैसे फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है पुष्प प्रदान करने वाले या सजावटी। यहाँ हाँ, फ्लोरिकल्चर और ओंथोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन, यहाँ पुष्प प्रदान करने वाले सजावटी पौधे का अध्ययन। पोडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान होता है, मृदा के लाइकेन के, लाइकेनोलॉजी मीन्स लाइकेन के बारे में अध्ययन करना। माइकोलॉजी मीन्स होता है फंजाई के बारे में अध्ययन करना। और फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी किसको कहते हैं, तो शैवालों के बारे में अध्ययन करना। यानी कि ये क्या थे, वनस्पति विज्ञान की शाखा थे, यानी कि जो वनस्पति के विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत जो वनस्पति होते हैं उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग ओंथोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ क्या है कि और चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न से संबंधित है, उसके बारे में बात होगी। जंतुओं से संबंधित जो जीव विज्ञान की कुछ शाखा है, तो उनके अंतर्गत जैसे क्रैनियोलॉजी है, स्टडी ऑफ कपाल दिया है। जैसे कि क्रैनियोलॉजी है तो कपालों के अध्ययन का हम क्या कहते हैं, क्रैनियोलॉजी। यहाँ दिया सार्कोलॉजी, यानी सार्कोलॉजी या माइकोलॉजी, मांसपेशियों के अध्ययन को, मसल्स के बारे में स्टडी करना है। न्यूरोलॉजी दिया है तो नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करना ही न्यूरोलॉजी है। अगर उधर से हिमेटोलॉजी यानी हीम माने होता है रक्त, यानी रक्त के बारे में अध्ययन को ही, रुधिर तथा रुधिर रोगों के अध्ययन को ही हिमेटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी मीन्स होता है दंत, यानी डेंटल के बारे में स्टडी करना। और उधर दिया ओनिरोलॉजी मीन्स होता है स्वप्न के बारे में अध्ययन करना। उसके बाद दिया है आर्केनोलॉजी माने मकड़ियों का अध्ययन। कैरोलॉजी मीन्स होता है किलनी के बारे में अध्ययन करना। एंटोमोलॉजी माने कीटों के, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना। और उसके बाद दिया है एंथ्रोपोडोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मानव जाति, ये संस्कृत के बारे में अध्ययन करना। अब हम कुछ प्रश्न आपको देते हैं जिसका उत्तर आप क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि पहला ये है कि सर्वजनन किसने दिया। पहला प्रश्न है कि सर्वजनन मत किसने दिया, सर्वजनन मत किसने दिया। सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वजन सार्वजन मत किसने दिया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक शारीरिकी के जनक, आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है। तीसरा प्रश्न ये है तीसरा